वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी ने। आप कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं। आप वो रेयर ब्रीड ऑफ डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में हमें तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्होंने सोचा कि लोग पहले किसी के कोई पॉइंट पर्सन तो हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे कि आपने फैमिली फिजिशियन होने का या जनरल प्रैक्टिशनर होने का फैसला लिया, क्योंकि होता ये है कि बच्चों के लिए हमें मिल जाते हैं पीडियाट्रिशियन। बच्चे 12-13 साल की उम्र पे पहुंच जाते हैं तो आपको पता है डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर पीडियाट्रिशियन का काम कम रह जाता है और ज्यादा काम जीपी का होता है। जो गैप है बिटवीन बच्चों के डॉक्टर एंड जीपी वो इतना ज्यादा है, क्योंकि हम एंड में मैंने तो यही देखा कि जब भी कोई हमारे घर में भी बीमार होता है, क्योंकि हमें किसी जीपी का पता नहीं है या बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो हम इमरजेंसी में चले जाते हैं अस्पतालों की। तो डॉक्टर साहब, जीपी का या फैमिली फिजिशियन की क्या अहमियत है जी? और आपने क्यों इस लाइन को चूज किया? लोग बहुत सी स्पेशलाइजेशंस में चले जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो क्यों चूज़ किया, क्योंकि इस फील्ड में एटलीस्ट जो हमारा कहते हैं कि आप फ्रीली अपनी चॉइस के मुताबिक पेशेंट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी बाइंडिंग। कोई भी आपके ऊपर कदगन नहीं होती है और आप अपने फैसले खुद दे सकते हैं। और इसमें आप चूँकि आपने पहला जो सवाल किया कि बच्चों का और एक ख़ास सर्टेन एज का, तो उसमें फैमिली फिजिशियन जो होता है वो ना छोटों का बड़ों का, वो बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन, जवान सबका डॉक्टर होता है। उसके पास एक दिन का बच्चा भी आना है और उसके पास ऑनवर्ड सारी उम्र फैमिलीज दर फैमिलीज उनकी आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखें ना, अब ख़वातीन अक्सर एक्सपेक्टिंग होती हैं। बाहर के ममालिक में खातून एक्सपेक्टिंग होती है, वो चलो टेस्ट कर लेती है व्हाटएवर, बट ऐसा भी केसेस हुए हैं कि ख़वातीन जो है वो 4th मंथ पे पहुंच गई तो फिर एहसास हुआ कि दे आर एक्सपेक्टिंग। अब अगर आप किसी जीपी के पास जाएं और कहें कि जी नौजिया हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक हो रही, डॉक्टर साहब क्या करें, तो एक मतलब फैमिली फिजिशियन को फौरन पता चल जाएगा कि आप मैरिड हैं, नई नई शादी है, या मतलब उस एज पे हैं जहाँ पे बच्चे, तो फौरन जो है डॉक्टर कह देता है कि जी चेक टेस्ट कराएं, टेस्ट करा के आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। एक्चुअली फैमिली फिजिशियन वो बंदा होता है, वो मर्द या औरत होता है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर देता है। ऐसा भी होता है, इसीलिए तो हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब बहुत से लोग बिल्कुल बीमारी के एंड स्टेज पे पहुंचते हैं तो तब अपना इलाज कराते हैं। जी जी ऐसे ही है। ऐसे क्योंकि देखें फैमिली फिजिशियन आपका करीब 3 डॉक्टर होता है। आपका जो फर्स्ट अप्रोच होती है आपकी, वो पूरी दुनिया में वो फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर्स ही होते हैं। बाहर की दुनिया में तो आप कहीं पे भी जो एलोपैथिक सिस्टम हम स्टडी करते हैं, जो हम यहाँ पे लागू है हमारे यहाँ पे, उसमें आप जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो सबसे पहले मरीज़ एक फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं। फैमिली फिजिशियन रेफर करता है कंसल्टेंट के पास, तो फिर वो उनके पास जाते हैं। बहुत सारे फैमिली फिजिशियन के पास आपकी पूरी हिस्ट्री होती है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई गुर्दों का प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज है, ये सारी चीजें फैमिली फिजिशियन को पता होती हैं। वो फिर उस हिसाब से जिधर रेफर भी करते हैं उधर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ भेजते हैं। और वहां पे तो सारी चीजें, कनाडा में देखें हर चीज आपका रिकॉर्ड होता है ऑनलाइन, वो पूरा रिकॉर्ड फॉरवर्ड कर दिया जाता है जिस डॉक्टर को रेफर किया जाता है। ऐसा ही है। तो अगर कोई मतलब ऐसी भी मतलब साइकाइट्रिस्ट ने भी अगर आपको कोई दवाइयां दी हुई हैं आपकी जहनी दबाव की या व्हाटएवर, तो वो भी उनको पता होती हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि फैमिली फिजिशियन जो है ना वो एक पार्ट का डॉक्टर नहीं होता है। कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने सिर्फ कार्डियोलॉजी देखनी है। आई स्पेशलिस्ट सिर्फ आई स्पेशलिस्ट, वो उन्होंने आईज देखनी है। नेफ्रोलॉजिस्ट ने वो सिर्फ गुर्दे देखने हैं। हाँ। लेकिन फैमिली फिजिशियंस को हर नॉलेज होना चाहिए आपका, बच्चों से लेके बड़ों तक का, और इवन गायनी से लेके आपको डर्मेटोलॉजी, हर फील्ड में उसको। लेकिन उसमें एक लिमिट होती है फैमिली फिजिशियंस की, वो एक लिमिट तक मरीज़ देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि इसको एक कंसल्टेंट की या स्पेशलिस्ट की या टर्शरी केयर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो वो उसको वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। तो ये जो हमारा रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70 to 80% फैमिली फिजिशियंस के पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी कि मेजर रीज़न वाई पाकिस्तान में कैंसर जो है वो 3rd या 4th स्टेज पर ही पकड़ा जाता है इज़ बिकॉज फैमिली फिजिशियंस नहीं होते हैं।
आप फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, अगर खातून को गुठली महसूस हो रही है या कोई चीज़ ऐसी महसूस हो रही है ब्रेस्ट में, या मर्द को कोई इशू हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ें पकड़ी जल्दी जाती हैं थ्रू अ फैमिली फिजिशियन। एक और हमारे यहाँ और आप फैमिली हिस्ट्री भी जानते हैं ना? जी जी, ऐसे ही है हमारे पास। मेरे पास अब इस वक्त तकरीबन 4th जनरेशन आ रही है, माशाल्लाह। बच्चे हैं, उनके वालिद हैं, उनके वालिद तक, मतलब हम मेरे पास आ रहे हैं। तो हम इतनी जब जनरेशन्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पेशेंट एक अगर आता है तो उसका हम अगर इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए कहें तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है। वो वहाँ पे कहता है कि पता नहीं क्यों टेस्ट करवाए जा रहे हैं और मुझे इसमें से क्या निकल आएगा। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे, चूँकि अभी तक इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि टेस्ट आपकी भलाई के लिए करवाए जाते हैं, वो इसलिए नहीं करवाए जाते हैं कि उसमें से कुछ निकालना होता है, तो हाँ जी, या उसमें से कुछ निकालना है, वो इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जो मरीज़ कह रहा है, जो डॉक्टर देख रहा है, टेस्ट उसको वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी फैमिली फिजिशियन या जीपी का इंतखाब, एक तो ढूंढे कैसे, थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि अगर आपने जीपी या फैमिली फिजिशियन हमारा शो देख के अगर कोई लोग महसूस करते हैं कि वो भी अपना कोई सिलसिला ऐसा बनाना चाहते हैं तो कैसे ढूंढें? क्योंकि वही वाली बात ना, इमरजेंसी पहुंच जाते हैं सारे, तो प्रॉपर फैमिली फिजिशियन या जीपी कैसे इंसान ढूंढे, एक बात, और ऑथेंटिक बंदा है ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए क्योंकि दुकानें डॉक्टर साहब सबने खोली हुई हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना जी, वो 3 सिस्टम है जो आपको ट्रीट कर सकते हैं। एक हकीम है, हुक्मा काउंसिल है, एक होम्योपैथ्स हैं जो होम्योपैथिक काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, और तीसरे डॉक्टर्स और जो डेंटिस्ट हैं ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ ये 3 कैटेगरीज हैं जो ट्रीट कर सकती हैं। हकीम अपने तौर पे हिकमत कर सकते हैं, होम्योपैथिक अपने तौर पे होम्योपैथी कर सकते हैं, और एलोपैथिक सिस्टम जो है वो डॉक्टर्स जो हैं फॉलो करते हैं। तो डॉक्टर की सबसे पहली बुनियादी शर्त यह है कि वो MBBS होना चाहिए मिनिमम, कम अज़ कम। उसके बगैर आप रजिस्टर ही नहीं हो सकते, लाइसेंस ही नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का। तो अगर आपने किसी को ढूंढना है तो सबसे पहले देखें कि उसके बोर्ड के ऊपर MBBS लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो अगर तो MBBS लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है जो आपको ट्रीट कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिक चीज़। उसके बाद जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एडेड हैं, वो स्पेशलाइजेशन है किसी चीज़ में तो वो एक एडेड बेनिफिट है। अच्छा बट डॉक्टर साहब, ऐसे लोग भी तो होते हैं जिन्होंने डिग्री पूरी कर ली होती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की होती, तो वो किस तरह इंसान वेरीफाई करे, या रेजिडेंस आपको करनी पड़ती है? देखिए MBBS की डिग्री जो हमें मिलती है उसके बाद जो वो लाइसेंस हमें मिलता है वो हाउस जॉब करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, यानी कि जो MBBS है वो प्रॉपर डॉक्टर ही है? प्रॉपर डॉक्टर है, और उसके बाद उसने अगर वो PMDC से लाइसेंस नहीं है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आपको MBBS करना है, फिर हाउस जॉब करनी है, ट्रेनिंग लेनी है 2 साल की, उसके बाद फिर आपको ये लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। सही। तो अगर प्रैक्टिस आपने MBBS कर लिया है, ट्रेनिंग नहीं की हुई है, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो PMDC की वो एक MBBS देखना है आपने और एक देखना है कि उसका PMDC नंबर क्या है। ठीक है। वो दोनों चीज़ें आप वेरीफाई कर लें, और अब तो लाजम है कि आप अपने हर चीज़ को डिस्प्ले करना है। अच्छा, डॉक्टर्स ने एज पर लॉ। और बाय द वे व्यूअर्स, अगर आप रिक्वेस्ट करें कि जी हम आपकी डिग्री देखना चाहते हैं तो डॉक्टर जो है, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो आपको दिखा भी देते हैं। जो नहीं ऑथेंटिक होगा वो ऑफेंड होगा। वो बाई ये जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आ गया हुआ है, ये एक्ट है ना जी, इसके तहत तो आपको डिस्प्ले करना है इसको। आपको वो पंजाब में भी है, सिंध में भी है, सारे प्रोविंसेस में है। ठीक है। तो आपको डिस्प्ले करना है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी अगर कोई डिमांड करता है तो बिल्कुल दिखाना भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले बातें क्लियर हो गई। अब मुझे गर्मियों की इन्फेक्शंस की बात करनी है। आपके पास इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज के केसेस आ रहे हैं, फिर हम एक एक करके उस पर बात करेंगे। देखिए गर्मियों में ज़्यादातर जो है वो मतलब इन्फेक्शन तो सब किस्म की आती हैं। अब 3 किस्म की कॉमन इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब सारा साल ही इन्फेक्शन आती हैं। हाँ तो पाकिस्तान में सर्दियाँ इतनी औखी गुजरी, फिर बहार में भी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें, और अब तक कड़कती गर्मी में भी ऐसे ही है। अब कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन चलती सारा दिन। ये नहीं आप कह सकते कि निमोनिया सिर्फ सर्दियों में होता है, गर्मियों में भी निमोनिया होता है। तो इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं, हाँ कम ज़्यादा ज़रूर हो जाते हैं। जैसे सर्दियों में, अब तो गर्मियों में मच्छर भी ढीठ हो गए। पहले होता था कि बहुत ज्यादा जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती थी तो कम से कम डेंगू और मलेरिया का खदशा कम हो जाता था, अब तो मच्छर भी ढीठ हो गए। मच्छर के अलावा आपके मौसम देख लेना, चेंज हो गए सारे। अब इस वक्त जून चल रहा है और जून में आपकी बारिशें और ठंडा मौसम है, तो ये ऐसा नहीं होता था ना। तो उसके मुताबिक जो है ये जो स्पीशीज हैं जितने भी हैं, पैरासाइट्स हैं, ये भी अपने आप को वो इवॉल्व करते रहते हैं। और वायरस तो स्पेशली चेंज होते रहते हैं, हर साल चेंज होते हैं, हर साल वो अपनी म्यूटेशन करते रहते हैं, अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। जैसे जो आपका जो कोविड है,
इसने अपनी कितनी शक्लें चेंज की हैं, और अब आके हमने वो वैक्सीन के ज़रिए हम थोड़ा सा उससे जान छूटी है हमारी, लेकिन अभी भी हो रहा है, लेकिन कम है बहुत, और उतना नहीं है। और अगर होता भी है कोविड तो बात ये कि उसकी अल्लाह का शुक्र है शिद्दत कम हो गई, क्योंकि ये वही चीज़ थी जिसकी डॉक्टर्स ने शुरू में इंडिकेशन दी थी कि जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी हाँ जी, तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगेन बुजुर्गों में कोविड में हमें बहुत एहतियात करनी है, जैसे हम निमोनिया में कहते हैं कि बच्चों के बुजुर्गों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब तो बुजुर्गों को गर्मियों में भी निमोनिया हो जाता है, छोटे बच्चों को हो जाता है जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कॉमन इन्फेक्शन हमारे देखें, गर्मियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, 3 किस्म के मेन इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया में आपके जितने भी टाइफाइड हो गया या पेट की बीमारियां हो गई, वाटर बॉर्न डिजीजेज जो पानी के ज़रिए खाने के ज़रिए फैलती हैं, इनके जरासीम जो हैं वो उनकी नशो नुमा के लिए आइडियल मौसम है गर्मियाँ। अच्छा, ये गोश्त पे स्पेशली अनकुक्ड फूड, जो कम पका हुआ गोश्त हो या सही पका हुआ नहीं हो, या आपने पका के रख लिया ठंडा हो गया उसके बाद प्रॉपर गर्म किए बगैर खाना शुरू कर दिया, या आपने उसको बाहर ही छोड़ दिया, ये भी तो करते हैं। अच्छा, ये तो एक हम हमेशा व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं, हम इस वक्त ज्यादातर प्रिवेंशन की बात करेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि देखिए बीमार हो गए हम उसके बारे में डिटेल्स में बात तो कर सकते हैं, लेकिन बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, उसी ने आपका इलाज करना है, तो हम प्रिवेंशन की ज्यादा बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब अगर हम अभी बैक्टीरियल की बात करें तो उसकी प्रिवेंशन पे हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन में मतलब आप लोगों को क्या गाइड करते हैं कि भाई ये चीजें मेहरबानी से ना करें तो कम से कम आप इससे आगे आके बाकी घर वाले बचे रहेंगे? एक सबसे कॉमन चीज़ जो हमारे इस्लाम में भी है और कोविड ने भी हमें सिखा दिया है कि हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। हाथों से आपकी 90% इन्फेक्शन जो आपकी हाथ के ज़रिए मुंह तक जाती है ना जी, आपके अंदर, और सांस के ज़रिए जा रही हैं, तो आपको ये 2 चीज़ें जो है ना आपको बड़ा एहतियात करनी चाहिए। एक, खाने पीने में आप खाने से पहले ज़रूर हाथ धोएं, वॉशरूम के बाद डेफिनेटली साबुन से हाथ धोएं, और कोई भी आपने कुकिंग वाला काम करना है तो हाथ धो के काम करें, सर्व करना है खाना आपने तो हाथ धो के सर्व करें। तो इस तरीके से आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ये सफाई के ज़रिए, हाथों की सफाई के ज़रिए से बच सकते हैं हम। सेकंड ये कि आपको जो बीमारियां सांस के ज़रिए फैलती हैं, तो ज़रा अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है तो उसको साइड पे कर दें, या उससे आप साइड पे रह लें, या उसको कह दें। हमारे यहाँ तो इस चीज़ को भी बुरा समझा जाता है कि दूर से बात कर रहा है या हाथ रखा हुआ है, या किसी को कह दे मास्क पहन दो तो आपको ऐसे देख के कहते हैं कि जैसे आपने उनको कह दे अपने तेजाब डाल लो अपने ऊपर। बात यह है कि व्यूअर्स देखें, और डॉक्टर साहब जो मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज पे वाट चढ़ता है, एक बंदा अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है, उसकी ऑपरेशन हुआ है या कोई चीज हुई है, लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, खांसी जुकाम उनको हुआ हुआ है, वो भाई आप एक बंदा जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है आप उसको मिलने के लिए जा रहे हैं, खुद बीमारी की हालत में, नहीं ज्यादती है कि बस थोड़ी सी खांसी थी, भाई वो थोड़ी सी खांसी उसके लिए जानलेवा हो सकती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसका कोई मिलने वाला नहीं आ रहा तो उसको हॉस्पिटल से इन्फेक्शंस हो सकती हैं। हॉस्पिटल में क्योंकि इन्फेक्शंस का गढ़ है, तो अगर कहीं पे भी कोई थोड़ा सा कहीं कमी रह गई है किसी रूम में किसी जगह पे, तो वो पेशेंट का स्टे कम से कम हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकती हैं। लेकिन ऊपर से जो मिलने वाले हैं वो तो बिल्कुल ही हमारे, और फिर जौक दर जौक आते हैं, ये नहीं है कि वो 1 या 2 करीबी रिलेटिव हमारे, जिसको पता चलता है वो तीमारदारी अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन आप घर पे कर लें, जब वो रिकवर होकर चला जाए तो वहाँ पे चले जाएं या उसके पास चले जाएं, लेकिन हॉस्पिटल में कम से कम एक्सपोजर होना चाहिए। डॉक्टर साहब न्यू बॉर्न बच्चों के साथ कितनी ज्यादती करते हैं सारे रिश्ते। अच्छा व्यूअर्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, नो डाउट फैमिली वालों को बहुत खुशी होती है जब कोई नया बच्चा, कोई नई जान इस दुनिया में आती है, सब मिलना चाहते हैं, घर पे रह के भी दुआएं दी जा सकती हैं, गिफ्ट बास्केट बना के भी भेजी जा सकती है। छोटा सा बच्चा जिसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डॉक्टर 0/0 होता है, उस बच्चे को उठा के चूमना, उसको गले लगाना, मैं मानती हूँ कि खाला खालू मामू चचा ताया इन सब का दिल चाहता है, नाना नानी दादा दादी का, लेकिन माँ के अलावा जब कोई भी ये चीज करता है, इवन फादर भी करता है, तो बच्चे को इन्फेक्शंस होती हैं, राइट के रॉन्ग? ऐसा ही है, लेकिन बस इसमें अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, मामा चाचा ताया कोई भी हैं जो वो अगर फादर भी हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो ठीक है, दे कैन डू दैट। लेकिन कोविड में आप देखें ना, कोविड में आप कोविड पॉजिटिव होते थे, आपके कोई सिम्टम्स नहीं होते थे, जैसे वो एक एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन है जिसमें आपको रेयर है बहुत सारी चीज़ें,
लेकिन कॉमन आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी कॉमन चीज़ है ना जी, है तो आपको 90% लोगों को, बल्कि 100% लोगों को पता होता है कि मुझे छींकें आ रही हैं, मुझे नज़ला हो रहा है, वो तो फासले पे रह सकते हैं ना, उनको रहना चाहिए क्योंकि ये कॉमन चीज़ है जो बच्चों में सबसे पहले आपको। एंड ऑल्सो डॉक्टर साहब, बिकॉज औरत और बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उस वक्त, तो थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए कि इतना एक्सपोजर ना कराएं, क्योंकि ऐसा होता है कि सास कहती है मेरी फलां सहेली भी आना चाह रही है, मेरा फलां रिलेटिव भी आना चाह रहा है, तो थोड़ा सा आपने उस सर्कल को लिमिट कर लें। वो जो 40 दिन का एक पीरियड यूजुअली माओं को दिया जाता है जब वो अपनी या 2-3 महीने चले जाते हैं अपनी मदर के घर, इसी वजह से तो जाते हैं। ऐसे ही है, इम्यूनिटी डेवलप होने देनी चाहिए बच्चे में, उसमें उसको टाइम थोड़ा सा गेन करता है वो बच्चा उसमें, तो कम से कम फर्स्ट 5-6 मंथ्स जो होते हैं ना बच्चे के, वो बड़े क्रूशल होते हैं। उसके बाद जब वो दूसरी फीड पे, वीनिंग पे आ जाता है, सेमी सॉलिड फूड्स पे, तो थोड़ी सी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। और वैसे भी वो अब तो खैर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो इम्यूनिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अब बहुत ज़्यादा ये हो गया कि बच्चों को मदर फीड नहीं करवाई जाती, वो बॉटल फेड होते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं मदर फीड के ऊपर ब्रेक के बाद बात करना चाहूँगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूँगी कि मैं आपको प्रॉपर टाइम टू उस पर बात करने के लिए व्यूअर्स ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही हमारे ब्रिलियंट डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी हमारे साथ हैं, मदर फीड की वैल्यू पे बात करेंगे, जो मेरे ख्याल से 365 डेज ऑफ द ईयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी। डॉक्टर साहब देखिए, एक एक्चुअली ट्रेजेडी ये है कि मेरी अम्मी के वक्त में, जब मेरी अम्मी यंग थी और मतलब बच्चे वगैरह उनके हुए वगैरह, तो उस वक्त इस चीज़ पे बड़ी फोकस होता था कि मदर फीड से कोई तवानाई नहीं मिलती और ये जो डब्बे के दूध होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं। तो उस वक्त ये एक मिसकंसेप्शन पैदा हुई और बहुत सी खवातीन ने बच्चों की ही सेहत के लिए मदर फीड जो है वो पिलानी छोड़ दी। तो इसीलिए अब पूरी दुनिया में ये बात बार बार की जाती है कि माँ के दूध की कितनी अहमियत है। माँ के दूध देखिए, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई उसका मुतबादिल है ही नहीं। आप गोश्त का मुतबादिल गोश्त ही होगा ना, कोई और थर्ड चीज़ तो नहीं होगी, पिसी हुई कोई केमिकल तो नहीं होगा ना। इसी तरह से आप जैसे ब्रॉयलर मुर्गी के ऊपर बड़ी वो शोर मच रहा है कि जी बड़ी जल्दी ग्रो कर जाती हैं और हेल्दी नहीं है, रियर वो सो एंड सो, फूलते तो वो भी बहुत हैं। तो इसलिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन, ये एक अच्छी अलामत नहीं है। बच्चे को नॉर्मल ओवरवेट, हाँ जी, ओवरवेट होना भी एक अच्छी अलामत नहीं है, वो फ्यूचर में बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स आनी ही होती हैं फिर। तो आप जो मदर फीड है वो खाली एक मदर फीड नहीं है, वो उसके साथ एक माँ और बच्चे की अटैचमेंट है। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसकी एक बच्चा, उसकी जो सेंसेशन बड़ी तेज़ होती हैं, हाथ पहचानता है, वो आपकी स्मेल पहचानता है, वो मदर को फ़ौरन पहचानता है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और फिर जितना माँ अपने बच्चे को फीड करेगी, जितना ये बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा, उतना ही वो मजबूत होगा। सेकंड, इसमें इम्यूनिटी, आप ठीक है डब्बे के दूध से या और कोई भी दूसरा दूध है, गाय का, भैंस का, कुछ भी, तो उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सही, इम्यूनिटी सिर्फ माँ के ज़रिए आपको डेवलप। और यही मैं वही जो कह रहा था कि पीरियड जो होता है बच्चे का ग्रोथ का पीरियड है, जब तक वो कुछ खा पी नहीं सकता तब तक वो उसकी जो माँ है वो ही उसकी प्रोटेक्टर है, वही बीमारियों से बचाती है, वही उसको इम्यूनिटी दे रही है, वही उसकी शील्ड है। तो अब ये चीज़ माँ देखिए, अगर आप पिला सकते हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज ऐसे हो जाते हैं, मेस्टाइटिस हो जाता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं जहाँ पे नहीं पिला पाते, लेकिन अगर पिला सकते हैं, आपकी बॉडी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी करें, बट एक रिकमेंडेशन फ्रॉम डॉक्टर्स यही है कि ज़रूर पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ें हैं, एक तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसी हिफाजती टीके जो गर्मियों में लगवा लेने चाहिए जो आप रेकमेंड करते हैं? देखिए, हर सीज़न से पहले, जैसे फ्लू है वो सर्दियों में होता है, उसका इंजेक्शन सितंबर में, अक्टूबर में लॉन्च होता है और हर साल नया बन के आता है, क्योंकि वायरस शेप चेंज कर लेते हैं, तो हर साल नया इंजेक्शन बन के आते हैं और वो सितंबर अक्टूबर में लगवा लेना चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स को, या वो हेल्थ वर्कर्स को जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है। इसी तरह से जो कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लोज रह के काम करते हैं कम्युनिटीज़ में, ग्रुप्स
की फॉर्म में, उनको भी लगवा लेना चाहिए। तो ये एक तो वैक्सीन है, ये पहले से लग जानी चाहिए, आपको पूरा साल फ्लू से बचाए रखेगी। बिल्कुल। एक सेकंड ये कि आपके जो सीज़न है इसमें आप हेपेटाइटिस तो खैर सारा साल ही होता है, लेकिन इस सीज़न में स्पेशली आपको केयर करनी चाहिए कि इसमें आपका एक्सपोजर चूँकि ज़्यादा हो जाता है फूड से और बाकी चीज़ों से, तो आपको इसकी हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी करवा लेनी चाहिए। लगती है वो? ये आपके 3 डोज होती हैं, आपके एक महीने के वक्फे से लगती हैं, तो 3 डोज लगवा के तो आप प्रोटेक्शन आपकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। और उसके अलावा टाइफाइड का जो इंजेक्शन है, टाइफाइड की भी वैक्सीन मौजूद है जी। अच्छा, वो और लेकिन वो 2 साल के लिए होती है या साल के लिए होती है? वैसे तो उसकी एक्सपोजर जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एहतियात कर रहे हैं, आप नहीं खा रहे हैं बाहर का खाना वगैरह, तो आपका एक्सपोजर वो लंबा हो जाए, 2 साल आप 3 साल भी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन यूजुअली जो है वो 2 साल के बाद आपको 3 साल के बाद इसको रिपीट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल लोगों को सांस के बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, गर्मी हो सर्दी हो, पहले तो सर्दियों में 1-1.5 महीना होता था, ज़रा इसके ऊपर गाइडेंस देंगे कि क्यों हो रहा है? देखिए, ब्रीदिंग इश्यूज क्यों इतने हो रहे हैं? सीजन हर बंदे के घर में नेबुलाइजर है। पहले सिर्फ होता था कि कुछ बच्चे होते हैं उनके वीक लंग्स होते हैं व्हाटएवर, अब तो हर दूसरे घर में, बल्कि हर घर में नेबुलाइजर है, बड़ा छोटा हर बंदा नेबुलाइज हो रहा है। ये क्या माजरा है? इसमें मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ सेकंड पार्ट पे। तो इसमें पहली बात तो है कि अल्लाह मियाँ का निज़ाम देखें आपके। अल्लाह मियाँ ने गर्मियों में आपको तरबूज दिया, खरबूजा दिया, पानी वाले फल दिए सारे, ताकि आप पानी की डिहाइड्रेशन से बचते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे पानी से लोग, हम पानी का ख्याल नहीं रखते हैं। इस मौसम में 10 से 12 गिलास आइडियली आपके पानी होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपका गर्मियों के, लेकिन साफ पानी, डायरेक्ट नलके का साफ पानी नहीं। आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं उनके बच्चे क्यों बीमार होते हैं, क्योंकि बच्चों को प्यास लगती है, डायरेक्ट नलके से जाके मुंह लगा लेते हैं। तो इस चीज का भी बहुत ख्याल रखना है कि नलके का पानी अनफॉर्चुनेटली इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। हम तो इसको एडवोकेसी इसकी हमारी इसी तरह की होती है कि आप बॉयल कर लें, सबसे आइडियल है कि पानी को बॉयल कर लें। 2-3 दफा उसको जोश आना चाहिए, जोश दिला के ठंडा करके उसको रख लें, और आप उसको कूलर भर के रख लें, कुछ भी कर लें, आप सारा दिन पीने वाला पानी वो यूज़ करें। ठीक है। तो एक तो वो चीज़। सेकंड, आपको देखिए ये सारी जो गर्मियों में सारे फल इसी तरह के हैं, ताकि आपको पानी, हम पानी सर्दियों में भी पूरा नहीं पीते हैं। हमारा 2 लीटर सर्दियों में हीटरों के सामने बैठे रहते हैं सारा दिन, और सारी आपकी डिहाइड्रेशन हो रही होती है, और उसका इफेक्ट फिर गर्मियों में आता है। बिल्कुल। सर्दियों के बाद गर्मियाँ आनी है, वो पिछला भी इफेक्ट चल रहा होता है, और फिर गर्मियों का भी पूरा पानी नहीं पी रहे होते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके स्किन इन्फेक्शंस, सांस की इन्फेक्शंस, ये दोनों प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपको ये नहीं हो। सेकंड, आपका जो है आप जब इसको नेबुलाइज करते हैं, हम तो क्या करते हैं, हम नमी ही देते हैं ना, फेफड़ों को स्टीम देते हैं ताकि वो मॉइस्चर मिले उनको। तो पानी का इंटेक अगर आपका अच्छा रहेगा तो सांस के प्रॉब्लम्स भी। सेकंड, आप जो प्रॉब्लम बता रही हैं ये है बिग सिटी प्रॉब्लम्स, सांस के पोल्यूशन की वजह से, गाड़ियों का धुआं, दरख्त नहीं खड़े। मैंने शुरू में यही बात की ना कि लाहौर का नंबर 1 नंबर आता है, किसी भी पल्मोलॉजिस्ट से बात करें तो आपको यही बताते हैं कि नंबर 1 नंबर है लाहौर का आलूदगी में, एयर पोल्यूशन में, और सेकंड नंबर पे कराची है। पहले लोग कहते थे सिर्फ लाहौर पंजाब साइड पे, अब आप देखें दोनों मेजर अर्बन सिटीज हैं। मेजर सिटीज में प्रॉब्लम आ रहा है ना सांस का, पोल्यूशन की वजह से। सेकंड, इसकी वजह पोलन है, वो आप देखें इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है आपको सांस की। वहाँ पे कहते हैं ना शहतूत का सीजन वहाँ शुरू होता है, तो वहाँ पे मलबरी ट्रीज, फूलों का, शहतूत का। अब वहाँ पे पोल्यूशन इतनी नहीं जितना दरख्तों की पोलन की वजह से। तो ये 2 वजह हैं, एक पोल्यूशन और एक पोलन। तो ये जहाँ पे भी ये होंगे वहाँ पे आपको सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। गांव में, बाकी इलाकों में, देहात में आप देखेंगे तो वहाँ पे नेबुलाइजर नहीं यूज़ हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारे बिग सिटी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है, हर दूसरे बंदे को जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये क्यों हो रहा है? गिट्टे गोडों में क्यों दर्द हो रहा है? बच्चों में भी, बड़ों में भी। बुजुर्ग पहले होता था कि बुजुर्गों का इशू होता था कि बोन्स का वेयर एंड टेयर, ये वो। अब तो बच्चे अपने लक पकड़ के खड़े हुए होते हैं। हम भाग भाग पागल होते थे, चीजें टूट भी जाती थी तो 2 हफ्ते बाद पता चलता था कि टांग टूट गई थी, पता ही नहीं चला। ऐसे ही इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हमारे स्कूल कॉलेजेस में कहीं है ही नहीं, बहुत लिमिटेड हो गई है कि गेम्स होती नहीं है। अगर होती भी, हमारे यहाँ होता था कि आपको लाजमी आपने किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, आपने फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में, स्विमिंग में, बास्केटबॉल में, कहीं ना कहीं आपने एक्टिविटी में हिस्सा लेना है। वॉलीबॉल खेलती थी, नेटबॉल खेलती थी, मतलब स्कूल में चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेती थी, बैडमिंटन में। आई वाज अ स्विमर, अभी भी मैं बहुत शौक से स्विमिंग करती हूँ।
आजकल के बच्चे तो कहते हैं हाँ जी हम फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, कहाँ पे, कौन से ग्राउंड में? घर में या वीडियो गेम सर, वीडियो गेम घर में भी लॉन का रह गए हैं जो खेला तो जाए। एक तो ये फैक्टर है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं रही। सेकंड, हमारा फूड, जो हमारा फूड वो हमने जंक फूड को फूड समझ लिया हुआ है, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे कैल्शियम डिपॉजिट्स बॉडी में से ज़ाया हो जाते हैं। 2 फैक्टर। तीसरा, हम धूप में बैठना बंद कर दिया हमने, विटामिन डी नहीं मिल रहा जो बोन को स्ट्रेंथन करता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम धूप में नहीं बैठते हैं, और विटामिन डी हमें, तो ये 3-4 डेफिशिएंसी जो हमारी हैं ऑब्वियसली बोन, मसल और इससे रिलेटेड ही हैं सारी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपको फिर तकलीफ देंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने के लिए। आज मैं चाह रही थी कि व्यूअर्स से आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन भी हो जाए और हम व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन भी करते कि जनरल प्रैक्टिशनर की या फैमिली फिजिशियन की कितनी वैल्यू होती है। व्यूअर्स अपनी फैमिली के लिए भी किसी अच्छे फैमिली फिजिशियन का या किसी अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर का इंतखाब करें, ताकि जब भी कभी कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप एक तो अपना इलाज सही टाइम पे और सही गाइडेंस के थ्रू करवा लें, और दूसरी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। हर 6 महीने जाके अपना जनरल एक चेकअप करा लिया करें अपने जीपी से, तो कम से कम कोई होने वाली चीज से भी आप अपने आप को बचा